चलिए तो आज की क्लास में कलाओं का श्रेष्ठतम क्रम पढ़ेंगे। कलाओं का श्रेष्ठतम क्रम मतलब श्रेष्ठतम क्रम का अर्थ है जो श्रेष्ठ अवस्था में हो, रखा गया हो, उस क्रम को आज आप पढ़ेंगे। अर्थात कलाओं में कौन सी कला श्रेष्ठ है। तो कला में कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। तो वो कौन सी मानी गई है? काव्य कला। काव्य कला को ही क्या माना गया है? काव्य कला। इसी को हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ है कलाओं में सबसे ज्यादा, जिसमें कि आपके पूर्णतः भारतीयों ने तो माना ही माना है, पाश्चात्य कलाकारों ने भी माना है। इसके अंतर्गत संगीत, चित्र और मूर्ति तीनों कलाओं को समाहित किया गया। यानी कलाओं के क्रम में जो श्रेष्ठ क्रम हो, उस श्रेष्ठ क्रम में सबसे अधिक कौन कौन सी मानी गई है? तो पहला तो माना गया है काव्य कला, और काव्य कला के अंतर्गत हमने कौन कौन सी कलाओं को माना है? संगीत कला, मूर्ति कला और चित्रकला। ये तो श्रेष्ठता का क्रम हो गया। इसी तरह एक आपका ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है कि चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ ही माना जाए। यानी इन्होंने कहा है कि चित्रकला को ही श्रेष्ठ माना जाए। इन्होंने इसलिए चित्रकला माना क्योंकि चित्रकला के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं जो कि श्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक, उसी के आधार पर एक उक्ति कही गई है। उक्ति का मतलब सूक्ति भी होता है या एक थॉट भी कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा क्या है कि कला नाम प्रवरम चित्रम, अर्थात कला नाम प्रवरम चित्रम, अर्थात कलाओं में सबसे श्रेष्ठ चित्रकला ही है। उन्होंने संस्कृत की एक उक्ति के रूप में भी ये बात कही। आगे जब बढ़ते हैं तो सम्रांगण सूत्र एक आती है पुस्तक या ग्रंथ कह लीजिए। इसके बाद है सम्रांगण सूत्र। सम्रांगण सूत्र ये भी एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी चित्रकला के बारे में कहा गया है। सम्रांगण सूत्र में कहा गया है कि कला को सारे शिल्पों में यानी कलाओं में प्रमुख माना जाए। शिल्प शब्द का भी प्रयोग कलाकार और चित्र के लिए किया गया है, ऐसा ऋग्वेद में है। तो सम्रांगण सूत्र में भी कहा गया है कि सारे शिल्प या चित्र के लिए चित्रकला शब्द ही उपयुक्त है, या ऐसा मान लीजिए कि चित्रकला ही श्रेष्ठ कला है। और उसके लिए भी सम्रांगण सूत्र में एक उक्ति कही गई है, यानी उदाहरण दिया गया है जिसे कहें। उन्होंने क्या कहा है? सम्रांगण सूत्र में कहा गया चित्र ही स्वल्प शिल्पानाम, चित्र ही सर्व शिल्पानाम, चित्र ही सर्व शिल्पानाम प्रमुख लोकस्य च प्रियम, प्रमुख लोकस्य च प्रियम, अर्थात चित्र ही सर्व शिल्प में प्रिय है और लोक में यानी इस धरती में भी सबसे प्रिय माना गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि ये दो हमारे पुराण हैं, एक तरीके से पुराण ग्रंथ हैं जिनमें चित्रकला को श्रेष्ठ अपने अपने शब्दों में बताया है। एक पुस्तक में कहा गया है कि कला नाम प्रवरम चित्रम, अर्थात कलाओं में प्रमुख जो है वो चित्रकला ही है। इसी तरह सम्रांगण सूत्र में भी कहा गया है कि चित्र ही सर्व शिल्पा नाम प्रमुख लोकस्य च प्रियम, या सभी में सबसे अधिक जो प्रिय है वो चित्रकला ही है इस जगत में, इस लोक में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, उसमें हम बात करेंगे चित्रकला यानी भारतीय चित्रकला की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
यानी हमारी भारत की जो चित्रकला है उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषताएं हुई होंगी, तभी आज चित्रकला का कोई एक स्वरूप है, भारतीय जीवन में भी है, भारतीय कला में भी है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, ये आपका हेडिंग है। देखिए, भारतीय चित्रकला वैसे भी सबसे ज्यादा धर्म प्रधान ही रहा है, हमेशा से पढ़ाया है, और दैनिक जीवन की क्रियाओं से ही संबंधित रहा है हमारा भारतीय चित्रकला का इतिहास। तो कहीं ना कहीं इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई गई हैं, निम्न है जो, अब वो निम्न क्या क्या है वो हम जानेंगे आगे एक एक करके। तो पहली हेडिंग डालिए, धार्मिकता या आध्यात्मिकता। पहला पॉइंट है धार्मिकता या आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, चलिए पहली हेडिंग हमारी धार्मिकता आध्यात्मिकता है। तो कहने की बात तो कुछ है ही नहीं, समझना चाहे तो यही समझेंगे कि विश्व की प्रत्येक कला, यानी विश्व में जहां जहां भी विद्यमान हो, विश्व की प्रत्येक कला धर्म पर आधारित है। यानी जो हमारी विश्व की कला थी वो धर्म पर ही आधारित है। धर्म में कहीं ना कहीं उसका स्वरूप दिखाई देता है कि अगर धर्म नहीं होता तो शायद कला का जन्म नहीं होता। जैसे अभी आप लोग पढ़ते होंगे मधुबनी कला, है ना, तो वहां देखते हैं कि जैसे पुत्रा और पुत्री बनाने की कला है जो पूजा के टाइम पे बनती है। अपने यहाँ भी एक त्यौहार होता है यूपी में, जिसे आषाढ़ी में आप लोग पुत्रा और पुत्री बनाते हैं, तो ये भी एक कला है। तो ये किससे जुड़ी है? हमारे धर्म से। धर्म से जुड़ी होने के कारण ही ये आज कला का स्वरूप धार्मिकता से कहीं ना कहीं अटूट संबंध हो गया है। इसलिए भारत या भारतीय चित्रकला धर्म प्रधान रही और यह इसका अभिन्न अंग है। यहां तक समझ में आया? इसके बाद है एक उक्ति इसी में कही गई थी विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कहा गया है धर्म के आधार पर क्या कहा गया है, अब उसको देख लीजिए। कला नाम प्रवरम, कला नाम प्रवरम, बेटा आपको ना दिख रहा हो तो इधर आ जाओ। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म अर्थ काम अच्छमोदितम, धर्म अर्थ काम मोक्षदम लिख लीजिए। अर्थात कला जो प्रवरम है, यानी जो कला है हमारी चित्रकला, वो धर्म अर्थ और काम इन तीनों के बाद मोक्ष भी प्रदान करती है। यानी किसी काम से आप क्या करते हैं, इस कला से आप धर्म को अपने आगे ले जा सकते हैं, अर्थ यानी इससे कमा सकते हैं, काम इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि कला नाम प्रवरम, ये सब कलाएं हमारे लिए धर्म से कहीं ना कहीं अटूट संबंध रखती हैं, जिससे कि हम ये अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो अभी पढ़ाया है अजंता, एलोरा, ये जो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब गुफाएं हैं, ज़्यादातर किस पे आधारित है? धर्म पे आधारित है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म से संबंधित है और धर्म से संबंधित ही सबसे ज़्यादा यहाँ चित्र बने हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कला हमारी कहीं ना कहीं धर्म प्रधान मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा है आपका पॉइंट अंतः प्रकृति का अंकन। दूसरा पॉइंट है अंतः प्रकृति का अंकन। अंतः प्रकृति का अंकन का मतलब तात्पर्य क्या है? देखिए, भारतीय चित्रकला में स्वभाव,
यानी व्यक्ति का या मनुष्य का स्वभाव उसकी किससे प्रेरणता रहेगी, एवं उसका अंतःकरण एवं उसका अंतःकरण किसमें दिखाई देगा, गहराई में और पूर्णता के रूप में, गहराई और पूर्णता के रूप में दिखाई देता है। देखिए यहां कहना क्या चाहते हैं कि भारतीय चित्रकला में जो मनुष्य का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं अंतःकरण से प्रेरित है, यानी हमारे अंदर या हमारी आत्मा या हमारे भाव से जो चीजें आती हैं उनसे हम प्रेरणा लेके कहीं ना कहीं चित्रण कार्य करते हैं। इसलिए यह अंतःकरण की विशेषता भी हमारी भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद है कल्पनाशीलता। नेक्स्ट हेडिंग है कल्पनाशीलता या आदर्शवादिता। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए एक चित्रकार बिना कल्पना के कुछ नहीं कर सकता, और जब वो कल्पना भी करता है या प्रत्यक्ष भी देखता है तो वो पूर्ण कोशिश करता है कि हम चित्र में हूबहू उसी तरह का बनाएं या उसको प्रकृति का दिया हुआ रूप ही दें, ऐसे हम चित्रित करें, एक आदर्श रूप को हम प्रस्तुत करें। पूरी अपनी कल्पना हो या प्रत्यक्षता के माध्यम से वो उस चित्रण में अपने भाव स्वभाव को अंकित करता है। जैसे कहा गया कि भारतीय चित्रकला की तो ये प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। प्रमुख विशेषता इसलिए है क्योंकि बिना कल्पना के हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है आपको बिना कल्पना के आप कोई कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिना कल्पना के आप अगर देखा जाए तो एक गुड़िया भी नहीं बनाना चाहेंगे। पहले कल्पना करेंगे कि हाँ मेरी गुड़िया ऐसी हो, फिर हमारे गुड़िया के कपड़े ऐसे हों, आंख ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, सांवली होनी चाहिए। अगर आप गुड़िया भी निर्माण कर रहे हैं तो ये क्या है, आपकी कल्पनाशीलता है। कल्पना के माध्यम से आप उसको स्वरूप देंगे और कोशिश करेंगे कि एक आदर्श स्वरूप दें। आदर्श स्वरूप का मतलब होता है कि आप जो स्वरूप बना रहे हैं उसकी सही मार्जिन हो, सही स्ट्रक्चर में आप खड़ा करें। ये नहीं कि डंडे की तरह हाथ बना दिए और चेहरा टेढ़ा कर दिया, नाक कहीं जा रही है, तो ये आदर्श स्वरूप नहीं कहलाएगा। एक कलाकार कोशिश करता है कि जो हमने कल्पना करी है उसे वो हूबहू रूप दे, जिससे कि व्यक्ति उसे एक आदर्श स्वरूप कहे कि हाँ कोई अच्छा रूप या अच्छा स्वरूप आपने तैयार किया। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये भारतीय चित्रकला की अपनी एक जो है प्रमुख विशेषता है, जिसमें चित्रकार अपनी कल्पना या प्रत्यक्ष देखी वस्तु व्यक्ति को हूबहू बनाना और उसे एक आदर्श रूप देना। ये क्या है, कलाकार की एक कल्पना और आदर्शवादिता, और ये हमारी भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्रतीकात्मकता। लिख लें। नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, प्रतीकात्मकता। इसका क्या तात्पर्य है? प्रतीक का मतलब मैंने भी बताया था कल, लोगों के माध्यम से चीजों को बताना या प्रतीक के रूप में करना। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है, ये भी भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। जैसे गौतम बुद्ध को कमल के रूप में दिखाना, या ऐसे कर लीजिए कमल के रूप में प्रदर्शित करना। देखिए इनका कहने का मतलब है जहां कहीं कमल दिख जाए या कमल से बनी फोटो दिख जाए, चित्र दिख जाए, तो उन्होंने बताया कि बुद्ध जी का प्रतीक कमल है। तो हम जहां भी कमल देखें तो प्रतीक के रूप में ये जान जाए कि ये बुद्ध जी को परिभाषित कर रहा है।
है ना। जैसे कि अभी आप सरस्वती के लिए वीणा है, वो भी क्या है उनका, अगर हम वीणा देखें तो हम यही कहते हैं ये सरस्वती जी का वीणा है, या हम बांसुरी देखते हैं तो हम कृष्ण जी से जोड़ते हैं और प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी प्रतीकता भी हमारी भारतीय चित्रकला की विशेषता है। इसके बाद है अलंकारिकता। अलंकारिकता, अलंकारिकता क्या है, 2 बार का हो गया। अलंकारिकता, अलंकारिकता यानी अगर देखा जाए तो इसमें हम किसकी कृति करते हैं, सत्यम शिवम और सुंदरम। अलंकारिकता को हम किससे जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है, जो शिव है, वही सुंदर है। अर्थात अलंकरणों के माध्यम से, यानी श्रृंगार की चीजों को लिख लीजिए सीधे साधारण भाषा में, श्रृंगार के माध्यम से हम अलंकारिकता को परिभाषित करते हैं। यानी किसी भी चित्र, किसी मूर्ति में अलंकारिकता बढ़ा दी जाए, सौंदर्य को बढ़ा दिया जाए, गहने वहने पहना देते हैं आप, तो लोग व्यक्ति सुंदर लगने लगते हैं कि नहीं लगने। तो ये भी हमारी भारतीय चित्रकला का सबसे विशेष रूप है कि अलंकारिकता के माध्यम से भी हम उसे परिभाषित कर सकते हैं, और ये विशेष है। अगर ये नहीं है, आप देखिए अजंता में भी जो मूर्तियां बनी हैं, कहीं ना कहीं उनको गहने पहनाए गए हैं, कहीं बाजूबंद, कहीं गले में, तो ये सब क्या है, अलंकारिकता है। ठीक है। इसके बाद है कलाकारों का नाम ना लिखना। देखिए प्राचीन समय में जो कलाकार थे, जो मूर्ति चित्र का निर्माण करते थे, वो कभी भी अपना नाम नहीं लिखते थे। तो प्राचीन समय में कलाकार चित्रों में नाम नहीं लिखते थे। कारण था कि उनको ये था ही नहीं कि हम अपना नाम लिखें, कभी हमको इससे ख्याति मिलेगी, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी तो थे नहीं, जो भी करते थे अपने ज्ञान के आधार पर वो करते थे। तो इसलिए प्राचीन समय में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि फला राइटर ने बनाया या फला आर्टिस्ट ने बनाया। लेकिन जब राजस्थानी शैली का विकास हुआ, जब राजस्थानी शैली आई, तो इस शैली में कलाकारों ने, यानी अपवाद स्वरूप मिलता है, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं कलाकारों ने अपना नाम अंकित किया, अपना नाम लिखा, ऐसे लिख लीजिए। ये तो राजस्थानी शैली की थी, क्योंकि ये मुगल के बाद आई है कि मुगल से पहले आई है, सोच लो, मुगल के बाद आई है। ठीक, लेकिन यहां अपवाद स्वरूप ही रहा। लेकिन जब मुगल कलाकारों का देखा जाए, लेकिन जब मुगल शैली का देखा जाए प्रभाव, तो सही मायने में मुगल शैली या मुगल काल की वजह से, दोनों बात लिख सकते हैं क्योंकि काल भी इन्हीं का था। इसमें क्या करते थे कलाकार, या ऐसे लिख लीजिए कि कृति में नाम लिखने का प्रमुख श्रेय मुगल काल को जाता है, मुगल काल को जाता है, क्योंकि यहीं के कलाकारों ने इस प्रथा का आरंभ किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर पूछा जाए कि कलाकारों ने सर्वप्रथम किस समय में अपना नाम लिखना स्टार्ट किया, तो मुगल काल में, और किस शैली में, तो मुगल शैली में। आगे आप पढ़ेंगे, मुगल काल भी पढ़ेंगे और मुगल शैली भी पढ़ेंगे। इसके बाद है इसकी प्रमुख एक विशेषता, रेखा प्रधानता। रेखा प्रधानता या रेखा प्रधानता लिखिए या प्रधान लिखिए। देखिए भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता के रूप में जानेंगे। क्यों? क्योंकि यह रेखा प्रधान है।
रेखा प्रधान यानी रेखा होगी नहीं तो हम चित्रों को गति कैसे देंगे, इसीलिए इसे क्या भी कहा जाता है, गति प्रधान। और गति प्रधान है। और सर्वप्रथम अगर देखें ये स्वरूप तो कहाँ आपको दिखेगा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बहुत सारी हैं। तो अजंता में भी आपने देखा हो जब चित्र बनाए गए हैं तो चित्रों को रेखाओं के माध्यम से बांटा गया है, रेखाओं से ही परिभाषित किया गया। यही कार्य एलोरा में भी हुआ है। तो जब रेखा ही नहीं होगी तो चित्र प्रधान कैसे होगा, सबसे बड़ी चीज। तो इसलिए हमारे जो है अजंता काल के समय में भी अजंता और एलोरा में भी रेखाओं के माध्यम से चीजें या चित्र बनाए गए। अब आज कुछ थोड़े से थॉट पढ़ेंगे। ये तो था हमारा भारतीय चित्रकला में उसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी हम जाने कि हमारी भारतीय चित्रकला का जन्म किन किन चीज़ों से हुआ। तो वो क्या चीज़ थी, धर्म प्रधान है, अलंकारिकता है, प्रतीकात्मकता है, रेखा प्रधान है और आदर्शवादी रूप भी है, कल्पनाशीलता भी है। तो ये सब सारे चीज़ें जो विद्यमान हैं उसी से हमारी भारतीय चित्रकला पहचानी या परिभाषित की जाती है। अगर ये स्वरूप हमारी कलाओं में देखने को ना मिले तो हमारी कला अपूर्ण है। इसके बाद हम कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे, कुछ विशेष जानेंगे। विशेष थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं। विशेष क्या क्या है, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि कामसूत्र में कितनी प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, 64 प्रकार की। इसी तरह एक ग्रंथ हुआ बौद्धों का, यानी बौद्ध कला से या बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक जिसमें कलाओं को परिभाषित किया गया है, उस पुस्तक का नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार। और ललित विस्तार पुस्तक में कलाओं को 89 प्रकार का बताया गया। यानी ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें सब अलग अलग प्रकार की कलाओं को बताया गया। तो ललित विस्तार में 89 और कामसूत्र में 64 कलाओं का। इसी तरह जैन ग्रंथ हुआ आपका, जैन यानी जैनों के द्वारा दिया गया एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश। इस प्रबंध कोश में कलाओं को 72 प्रकार का बताया गया। ठीक है, कि कलाएं हमारी कितने प्रकार की हैं, 72 प्रकार की हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके रह गए थे कि ललित विस्तार में कलाएं कितने प्रकार की हैं, 89 प्रकार की। प्रबंध कोश के अनुसार कलाओं को कितने भागों में बांटा गया, तो 72 प्रकार की बताई गई। और कामसूत्र में आपकी कितनी बताई गई, 64 प्रकार की। किसने लिखा है ये ग्रंथ, वात्सायन ने। ठीक है, वात्सायन ने यह ग्रंथ लिखा। बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान कहीं और रहता है। हाँ, अब देखिए कुछ लोगों ने अपने अपने थॉट में, जैसे कि बताया था मैंने, हर विद्वान ने जो है कला को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया। क्रोचे ने, हर्बर्ट रीड ने, कई ऐसे आए। एक पुस्तक है शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार में क्या कहा गया, इसमें लिखा गया है, एक उक्ति कही है, लिखा गया है, क्या लिखा है इसको समझिए। लिखा गया है कि मूक भी जिसका रस स्वादन कर ले वही कला है। मूक माने क्या होता है, मूक भी जिसका रस स्वादन कर ले वही कला है। अर्थात मूक माने क्या होता है, जो बोल ना पाए फिर भी उसे भाव और रस का स्वादन कर ले तो वो क्या है, कला है। यानी हमारी कला इतनी श्रेष्ठ है कि मूक अगर उसका रसवादन कर ले तो मान लीजिए कि कला हमारी पूर्ण है। इसके बाद रूसो आए। रूसो ने लिखा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इन्होंने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। देखिए, ये कहते हैं कि मनुष्य हुआ तो पैदा स्वतंत्र है। जब वो पैदा हुआ तो उसके ऊपर किसी भी चीज का दबाव नहीं था, लेकिन जब पैदा हो जाता है ऐसे ऐसी नीतियां, ऐसे ऐसे कार्य हैं कि वो महसूस करता है कि हम बेड़ियों से जकड़े हो। ये थॉट अक्सर टीजीटी में पूछा गया है इस तरह कह के कि ये परिभाषा किसने दी है, तो रूसो ने यह कहा था। इसके बाद है इस नोजा के अनुसार एक और है,
के अनुसार इन्होंने क्या कहा, ये भी सब राइटर हैं, इन्होंने कहा भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति कला है। भावनाओं की अभिव्यक्ति क्या हो, अच्छा हाँ, भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति कला। यानी अगर हमारी भावनाएं पवित्र हैं तो हमारी अभिव्यक्ति भी पवित्र ही होगी। गांधी जी आते हैं, इसके बाद गांधी जी ने भी कहा है, गांधी जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया और हमारी आत्मा के द्वारा संयोजित संगीत है। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद हम कुछ पुस्तक दो हैं उनके बारे में बताएंगे और बहुत फेमस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। देखिए, अब आपकी पुस्तक में है पहली, एक है डांस ऑफ शिवा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। पुस्तक किसने लिखी? तो एक राइटर थे आनंद कुमार स्वामी। इनकी दो पुस्तकें थी। पहली इन्होंने लिखी डांस ऑफ शिवा, डांस ऑफ शिवा। दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ऑफ नेचर इन आर्ट। यानी ये दोनों पुस्तक इनकी कला से संबंधित हैं और इन्होंने ये दो पुस्तक लिखी हैं। अक्सर पूछता है टीजीटी में कि डांस ऑफ शिवा किसकी पुस्तक है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट किसकी पुस्तक है, तो ये दोनों किसकी हैं? आनंद कुमार स्वामी की। इसके बाद एक हुए हर्बर्ट रीड, जिन्होंने परिभाषा भी दी है, आपने पढ़ा है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इस पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट। यह पुस्तक इनकी बहुत पूछी जाती है। कभी कभी द मीनिंग ऑफ आर्ट लगा के दे देते हैं कि द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है, तो हर्बर्ट रीड की। ये दो पुस्तकें थी। इसके बाद आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताते चल रहे हैं जो विशेष हैं, क्योंकि इनका कोई सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं से ये पूछी जाती हैं। अब पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी को पता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, मुद्रण शास्त्र या मुद्रण कला दोनों कह सकते हैं। मुद्रण कला नहीं कहेंगे, मुद्रा शास्त्र कहेंगे। ये इसका हिंदी नाम है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे न्यूमिस्टिक, और यही पूछा जाता है। न्यूमिस्टिक लिखिए या न्यूमिस्टिक लिखिए? हाँ, न्यूमिस्टिक लिख लीजिए, न्यूमिस्टिक्स। यानी ये ही पूछा जाता है नाम कि न्यूमिस्टिक किसका अध्ययन है, तो सिक्कों का अध्ययन है। ठीक। अब इसके बारे में इसके बाद जानने के बाद जानेंगे मूर्ति कला क्या है। यानी मूर्ति कला को अपने शब्दों में परिभाषित करेगा कोई? मूर्ति कला जैसे दो प्रकार की होती है,
देखिए मूर्ति कला को केवल अभी परिभाषित करना, भाजित नहीं करना है। तो जिसको चारों ओर से तराशा जाए उसे मूर्ति कला कहते हैं। ठीक है। और मूर्ति कला कैसी होती है? त्रियामी होती है। त्रियामी होती है। त्रियामी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इसको तीनों तरफ से देखा जाता है। हाँ, जिसको तीनों तरफ से देखा जा सके। ठीक है, तो ये क्या है? मूर्ति कला। इसके बाद है भास्कर कला। अब कहेंगे भास्कर कला क्या है? कोई जानता है? पता है किसी को? नहीं पढ़ा? चलिए, ये तो मूर्ति कला को हमने परिभाषित किया। और मूर्ति कला के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि मूर्ति जब तराशते हैं तो पीछे का पार्ट तो दिखता नहीं ना, इधर, इधर और सामने, तीन ही पार्टों को हम देखते हैं। इसीलिए मूर्ति कला को त्रियामी कला भी कहते हैं। ठीक है, जिसके तीन भाग या तीन पट दिखाई दे, वही त्रियामी है। इसके बाद है भास्कर कला। अब भास्कर कला क्या है? देखिए, जिसमें पत्थर, चट्टान या धातु, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु या काष्ठ फलक, को उकेर कर बनाया जाए, यानी उसको कुरेद कर, को उकेर कर, चित्रण या चित्रण नहीं कहें, उकेर कर बनाया जाए, उसे हम भास्कर कला कहेंगे। समझ में आया? अब इस भास्कर कला को दो भागों में बांटा गया, यानी इसको बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला क्या है? हाई रिलीफ। इस हाई रिलीफ के अंतर्गत क्या क्या आता है? जिसमें उभार ज्यादा हो, जिसको अधिक गहराई से उकेरा जाए, वो क्या कहलाता है? हाई रिलीफ। जितना ज्यादा गहरा होगा उतना अधिक क्या आएगा? उभार अधिक होगा। क्या होगा? उभार अधिक होगा। और अधिक उभार वाली वस्तु ज्यादा दिखाई देती है। इसके बाद है लो रिलीफ। इसका दूसरा भाग है लो रिलीफ। देखिए, ये हाई और रो रिलीफ जो आपका है भाग, ये दोनों अगर देखा जाए तो मूर्ति कला में भी आ जाएगा, क्योंकि मूर्तियां भी दो तरह से बनती, एक अधिक उभार वाली और एक कम उभार वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ भास्कर कला से इसलिए क्योंकि पत्थर और चट्टान को काट कर ही बनाया जाता है, तो कुछ बहुत उभारदार बनाई जाती है, कुछ चपटी बनाई जाती है। तो रो रिलीफ का मतलब है हल्का तराशा जाता है। इसको कितना हल्का तराशा जाता है। हल्का तराश के फिर क्या करते हैं? आगे गहराई कम दी जाती है। गहराई कम होती है और चपटापन होता है।
मतलब समझ गया ना। आप लोग कहते हो ना कोई कोई वस्तु बहुत चपटी दिखाई दे रही, तो आज आप लोगों ने ये समझा कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष पुस्तकें, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या थी, ये धर्म प्रधान है, ठीक है, अलंकारिकता समाहित है, प्रतीकात्मकता का गुण है, ठीक है। इसके बाद आपने सिक्कों का अध्ययन पढ़ लिया, न्यूमेस्टिक कहते हैं, और मूर्ति कला क्या है, भास्कर कला क्या है, इन कलाओं के बारे में भी आज जान लिया। अब आगे की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल।